हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल नेक्स्ट चैन कोडर्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको डिस्कशन में बताऊंगा, हर चीज़ डिस्क्राइब करूंगा कि किस टाइप से आपको इंदौर बेस्ड जॉब के लिए क्या क्या करना है। इसमें मैं प्रॉपर रोड मैप भी बताऊंगा आपको। ओके, साथ ही मर्न स्टेक बेस्ड कंपनियां आपने जो पूछी थी उसकी लिस्ट भी शेयर करूंगा कि कौन कौन सी कंपनियां इंदौर मर्न स्टेक के लिए हायरिंग करती है। ओके, और जो डाटा साइंस की जॉब्स है उसको भी डिस्क्राइब करूंगा, इसमें कौन कौन सी अभी डाटा साइंस की जॉब चल रही है हायरिंग। ओके, एंड बैक एंड विथ पाइथन, मतलब पाइथन के साथ बैक एंड फ्रंट एंड सब कुछ, जो पाइथन बेस्ड कुछ कंपनियां हैं और कैसे क्या उसका रोड मैप हो सकता है, क्या आपको करना है। और जो स्टार्टअप्स है, यदि आप स्टार्टअप्स को टारगेट कर रहे हो तो आपका क्या रोड मैप होना चाहिए, आपको किन किन पैरामीटर को ध्यान रखना है और कितनी आपको स्किल रिक्वायर्ड है। उसे हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आपको क्या आना चाहिए। ओके, कौन कौन सी स्किल आपको मिस मैंडेटरी है जो आना ही चाहिए। ओके, मैं बिल्कुल क्लियरली बताऊंगा इसमें कि आपको क्या आना चाहिए। ओके, कि स्टार्टअप्स के लिए आपको मोंगोडीबी या पोस्टग्रेस या कौन सा डाटाबेस आना चाहिए। ओके, क्या कैसा चल रहा है, आपको मर्न आना चाहिए या पर्टिकुलर आपको एक टैक स्टैक पे शिफ्ट होना चाहिए, कि आपको बैक एंड आना चाहिए, फ्रंट एंड आना चाहिए, कितना आना चाहिए। ओके, वो मैं सब डिस्कस में बताऊंगा कि अभी जो रियल में प्रोडक्शन बेस्ड जो कंपनी है, जो प्रोडक्शन तक कोड जाता है, तो उसमें किस टाइप से हायरिंग करती है, या जो स्टार्टअप्स हैं वो किस टाइप से अभी सोच रहे हैं, किस टाइप की हायरिंग ज़्यादा निकलती है इंदौर में। ओके, इंदौर में नहीं, मिस पूरे ऑल ओवर इंडिया में मिस किस टाइप की हायरिंग ज़्यादा चल रही है और एआई की वजह से क्या इम्पैक्ट हुआ है, मैं सब कुछ आपको बताऊंगा इसमें। और ये भी बताऊंगा कि गुड स्किल फॉर जॉब, मतलब कितनी स्किल आपको आना चाहिए एज अ फ्रेशर। ओके, कि स्टार्टअप क्या आपसे डिमांड करते हैं कि आपको क्या क्या आना चाहिए। ओके, तो ये सारी चीज़ हम देखेंगे इसमें। मैं बताऊंगा यदि आप थर्ड ईयर में भी हो और फाइनल ईयर में हो, या फिर मीन्स पूरा रोड मैप मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि किस टाइप से आप करो तो उस हिसाब से आपको बेनिफिट होगा ज़्यादा। ओके, तो इस वीडियो में हम सब कुछ देखेंगे और साथ में ही इंदौर में जो अभी जॉब्स निकली हुई है वो भी देखेंगे। कुछ वॉकिंग है और कुछ ऑफ कैंपस हायरिंग है। ओके, वो भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो इस वीडियो में हम हर चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सबसे पहले ये हमारा टॉपिक है जिसे हम मर्न स्टैक की जो जॉब की इंदौर बेस्ड कंपनियाँ हैं उनको डिस्कस करेंगे। ओके, लेकिन इससे पहले मैं बता देता हूँ जो मैंने इस लिस्ट में इसकी लिस्ट बनाई है वो अभी उसमें बहुत सारी कंपनी मिस हो सकती है, ठीक है ना। और यदि आपको लगती है कि वो कंपनी मिस हो चुकी है तो एक बार मैं बोलूँगा कि यहाँ से जाके आपको कंफर्म कर लेना है। मतलब मैंने यहाँ पर जो मेरे चैनल है उसमें हमारी प्लेलिस्ट चलती है। ओके, मैं बता ही देता हूँ, आप चैनल पे आओगे, प्लेलिस्ट पे जाओगे। ओके, तो यहाँ पर एक इंदौर की प्लेलिस्ट है। ओके, जी, इंदौर बेस्ड शॉप। It's इसमें आप यदि here. इसको ओपन करोगे ना, ओके, तो आप देखोगे यहाँ पर मल्टीपल चीज़ें दी हुई है और यहाँ पर हर एक में 3 से 4 कंपनियाँ हैं। ओके, तो उसे मैंने बता भी रखा है कि कौन सी मैंने स्टैक क्लियर कर दी है। कुछ यदि मैं इससे कुछ मिस हो गई होगी यदि लिस्ट में, ओके, इस वाली लिस्ट में, जो कि मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, यदि आपको चाहिए होगी तो मुझे बता देना पीडीएफ लिंक, तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ओके, तो वो आप वहाँ से देख सकते हो। अब मैं बताता जाता हूँ, आप समझते जाइए कि माइन स्टैक की किस टाइप से हायरिंग चलती है इनमें। जैसे गामा स्टैक कंपनी है जो कि आई गेमिंग कंपनी है। ओके, अभी मैं भी एक आई गेमिंग कंपनी में वर्क करता हूँ तो इसलिए प्रेफरेंस दूंगा कि एक आई गेमिंग कंपनी एक अच्छी होती है। ओके, तो गामा स्टैक एक आई गेमिंग कंपनी है जो कि एक अच्छी कंपनी है, जो कि पर्टिकुलर हायर करती है, डायरेक्ट माइन स्टैक को हायर नहीं करती है, जो फ्रंट एंड वालों को हायर करती है, बैक एंड वालों को हायर करती है, ठीक है ना। ओके, मैं आपको बताऊंगा फ्लो किस टाइप से रहने वाला है, कि यदि आप फ्रेशर हो और आप टारगेट कर रहे हो तो आपको क्या रखना है, आपको टैक स्टैक किस टाइप से डिसाइड करना है कि आपका टैक स्टैक क्या रहना चाहिए। ओके, तो अभी मैं बताता जाता हूँ कि कौन कौन सी मरने वाली है। जितनी भी कंपनियाँ सारी मरने वाली है। ओके, इनमें से जो ज़्यादा हायरिंग करती है उन कंपनियों को भी मैं बता देता हूँ। ओके, जैसे गामा स्टैक है, इसकी हायरिंग अच्छी मिस मैक्सिमम जी कॉलेज लेवल पे हायरिंग करती है, ठीक है ना। इनकी हायरिंग आपको एक्सपीरियंस यूजर्स के लिए ज़्यादा देखने को मिलती है। बेस्ट पे बहुत हायरिंग करती है। अभी मिस मार्च में ही आपने देखा होगा, यदि आप मेरे वीडियो में जाओगे तो आपने देखा होगा बेस्ट पे की हायरिंग का मैंने निकाला था मास हायरिंग। ओके, मार्च के एंडिंग में इसकी मास हायरिंग अभी बंद हुई है। ESP सॉफ्ट भी अभी हायरिंग कर दी थी कुछ टाइम पहले। ESP सॉफ्ट, 2IG टेक, ये भी एक आई गेमिंग कंपनी है, ये भी हायरिंग बहुत करती है। ओके, फ्रेशर्स बेस भी हायरिंग करती है। ओके, जो ये कंपनी है थोड़ी कम हायरिंग करती है। इन्फो विंड्स थोड़ी ठीक ठाक हायरिंग करती है। इससे से मैक्स पर्टेज इन्फो लैब्स को थोड़ा हटा देना, इसके रिव्यू थोड़े ज़्यादा अभी मुझे प्रीवियस वीडियो में देखे मिले थे, कुछ लोगों ने बताया था कि थोड़ी अच्छी कंपनी है लेकिन थोड़ा बहुत क्राइटेरिया अलग रख रहे थे ये लोग, तो इसलिए इसको हटा दें। डिकोड हायरिंग कम निकालती है जी, AIML की ज़्यादा हायरिंग निकालते हैं। मन की भी करते हैं हायरिंग, AIML की भी ज़्यादा करते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी लिस्ट है, आप इसको एक बार रिव्यू कर लीजिएगा
आपको किसी का भी लगे तो मुझसे कॉन्टैक्ट नंबर ले सकते हो, बहुत सारे एचआर्स के मेरे पास कॉन्टैक्ट है इनमें, ठीक है ना। यदि आपको लगते हैं जे थिंक दीवक एक अच्छी कंपनी है, ओके। आईवीआर इन्फोटेक बहुत हायरिंग करती है तो इसको भी टारगेट कर सकते हो, ओके। लॉजिकल सॉफ्ट स्टैक भी हायरिंग ज़्यादा निकालती है तो उसको भी देख सकते हो। मैं इसलिए आपको बताता जा रहा हूँ कौन सी कंपनी ज़्यादा हायरिंग करती है, जिससे आप पर्टिकुलर उस कंपनी को टारगेट करते हुए उसको नोटिस कर सकते हो, ओके। वैसे मैं ही बता ही दूंगा, आईटी की एक ऐसी कंपनी है आप जब चाहे जाओगे आपका इंटरव्यू तुरंत शेड्यूल कर देंगे। वॉक ओवर में आपको पता ही है, मैं प्रीवियस वीडियो में बता ही चुका हूँ, इसमें हर सैटरडे संडे और फ्राइडे इंटरव्यू चलते रहते हैं, वॉकिंग चलती रहती है, ओके। वॉकिंग के टाइम आई थिंक 10 से 2 होता है, एक बार कंफर्म कर लेना। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, वॉक ओवर में डीएसए अच्छा पूछा जाता है, एक मीडियम लेवल का डीएसए पूछा जाता है, ओके। कोड फॉर टुमारो भी हायरिंग करती रहती है। क्लैरिगो इन्फोटेक हायरिंग करती है, थोड़ी छोटी कंपनी है, मतलब बहुत छोटा स्टार्टअप है, ओके। मैं आपको ये भी बताऊंगा इस वीडियो में कि आप छोटे स्टार्टअप, मिड स्टार्टअप, आपको किस टाइप से, यदि आपको जॉब में किस टाइप के स्टार्टअप में जाने पर कोई नुकसान नहीं होगा, और आप छोटे स्टार्टअप को टारगेट करते हो, बड़े स्टार्टअप को टारगेट करते हो तो क्या थोड़ा आपको लॉस होता है, आपको क्या लेकर चलना है, आपको क्या समझ के चलना है जिससे आपका वो लॉस ना हो, वो भी हम डिस्कस करेंगे, सब कुछ डिस्कस करेंगे। यंग डेकेड भी एक छोटा स्टार्टअप है, यदि आप करियर स्टार्ट करना चाहते हो तो उनको देख सकते हो। वैसे मैं सजेस्ट करूँगा पहले अच्छे स्टार्टअप्स को ट्राई कर लो। बैलिया एक अच्छा स्टार्टअप है, आप जा सकते हो, उसमें AIML की भी बहुत हायरिंग चलती है, अभी भी इनकी हायरिंग चल रही थी कुछ टाइम पहले। और मन की भी बहुत हायरिंग चलती है, मन प्रॉपर बैकएंड में नोड की ज़्यादा हायरिंग चलती है, ठीक है ना, ओके। अभी जो मैंने कंपनी आपको ओवरव्यू दे दिया है, ओके। मैं अब बताऊंगा इनका कि किस टाइप से हायरिंग ज़्यादा रखते हैं ये लोग, किस चीज़ की हायरिंग ज़्यादा रखते हैं, कि टोटल मन की हायरिंग रखते हैं या उसके सब पार्ट की हायरिंग ज़्यादा होती है, वो भी हम इस वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे, ओके। तो सब चीज़ मैं डिस्कस करूँगा इस वीडियो में आपसे, ओके। सबसे पहले जो डीए है, इनकी पोस्ट है, जो मैं आपको जॉब बताने से पहले आपको बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले अपन लोग देख लेते हैं कि अपन का हमें किस टाइप की हायरिंग करनी है, मतलब किस टाइप की हायरिंग ज़्यादा निकलती है कंपनीज में, ओके। रुको, मैं बताता जाता हूँ, यहाँ पर डायग्राम थोड़ा ज़्यादा बताने में सही लगेगा, ओके। गाइस अभी आपने देखा होगा एआई ज़्यादा चल रहा है, ओके। तो एआई की वजह से क्या चेंजेस हुए हैं कंपनीज़ के उसमें, कि स्टार्टअप किस टाइप से टारगेट करता है कि किस टाइप की हायरिंग ज़्यादा निकाले। अब गाइस यदि आप मन स्टैक वाले हो, ओके, यदि आपने किया भी माइन स्टैक, ओके, आप माइन स्टैक के हिसाब से सोच रहे हो कि आपको माइन स्टैक में कुछ हो जाए, ओके, तो आप थोड़ा गलत सोच रहे हो। क्योंकि एआई की वजह से मन की जो बेस है, मन में यदि आप मन सीखते हो ना तो आपकी 2-3 चीज़ें बहुत वीक रह जाती है। आपका नॉलेज अच्छा होता है कि आपके पास माइंड का नॉलेज है, ओके, लेकिन आपके पास पूरा बैकएंड का नॉलेज नहीं होता है, आप बैकएंड में एक्सपर्ट नहीं होते हो, आप फुल्ली फ्रंट एंड में भी एक्सपर्ट नहीं होते हो। अब मेरा एक्सपर्ट होने का सेंस यहाँ पर मल्टीपल चीज़ों से, ओके। जैसे मैं यहाँ पर आ जाऊँ, ओके, जी मैं बैकएंड का रोड मैप है जो कि एक बेसिक रोड मैप है, ओके, ठीक है। तो अब इसमें एक्सपर्ट होने का मतलब मेरा क्या है, यदि आप मन करते हो तो आपको यहाँ तक की नॉलेज होती है कि जावा के बाद ही नोट जेएस आती है, मोंगोडीबी आएगी, पोस्टग्रेस आएगा, बस हो गया। आपकी जो इनकी लेयर्स होती है, बुल MQ, अपाचे, रेडिस, ओके, ये सब चीज़ें नहीं बनती इतनी ज़्यादा अच्छे से क्योंकि आपने मन किया है, ओके। मोंगोडीबी, एक्सप्रेस, रिएक्ट एंड नोट जेएस, ओके। तो आपने इस वाले सिस्टम को फॉलो किया तो आप बहुत सारी चीज़ें जो बैकएंड की वो छूट जाती है। ऐसे यदि आपने रिएक्ट में भी होते हैं, रिएक्ट में मल्टीपल, मतलब फ्रंट एंड के भी काफ़ी फ्रेमवर्क होते हैं, व्यू जेएस होता है, रिएक्ट जेएस होता है, ओके, एंड पिक्सी जेएस होता है, डिफरेंट डिफरेंट फ्रेमवर्क होते हैं, ओके। तो मैं यही बोलूँगा किसी भी एक टेक स्टेम में परफेक्ट बनो, मतलब मास्टर बनो, ओके। क्योंकि एआई जिन जो अपने टेक स्टैक में मास्टर बन चुका है उनकी जॉब नहीं खा पाता है, ओके। जैसे मैं बैकएंड डेवलपर हूँ, ठीक है ना, मेरे को बैकएंड में ये सारी चीज़ें आती हैं, मतलब इस टाइप से जो छोटा सा आर्किटेक्चर है, मैंने आपको बताया कि छोटा सा फ्लो बताया कि हाँ, कि ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं यूज हो रही होती है, और मैं इतना बड़ा कोड बेस जब डिज़ाइन करते हैं हम लोग, ठीक है ना, तो ये पर्टिकुलर ये डिज़ाइन नहीं कर पाता है, ठीक है ना। यदि आप बोलोगे तो वो इतना कोड बेस डिज़ाइन करते हैं जावा स्क्रिप्ट, नोड जेएस, मोंगोडीबी या पोस्टग्रेस। अब उसमें इंटरनली हमें कैसे रेडिस यूज करना है, कैसे हमें जॉब क्रॉन्स यूज करना है, कैसे बुल MQ के साथ करना है, कैसे हमें रैबिट MQ लगाना है माइक्रो सर्विस के साथ इंटरेक्शन के लिए, कैसे अपाचे का यूज करना है इवेंट के लिए, ठीक है ना, कैसे हमें डॉकर बेस अपना रन बनाना है कि डॉकर थॉट हम फाइल को रन करेंगे, कैसे क्या उसका सेटअप करेंगे, ये सब पूरा एक प्रोजेक्ट में सेटअप करके नहीं दे सकता है एआई, ओके। इसके लिए एक मैनुअली डेवलपर की ज़रूरत होती है जो हाईली स्किल्ड डेवलपर होता है। सेम ऐसे रिएक्ट में
यदि रिएक्ट नहीं मतलब फ्रंट एंड में यदि आपका मल्टीपल फ्रेमवर्क का नॉलेज होता है तो एआई इतना वर्क नहीं कर पाता है। ओके, यदि आप मन हिसाब से चल रहे हो तो आप ना ही बैक एंड के रह जाते हो ना ही फ्रंट एंड के रह जाते हो इतने ज़्यादा। मान लिया मन की डिमांड है, लेकिन मैक्सिमम अभी जो डिमांड जा रही है वो पर्टिकुलर एक टैक स्टैक पे जा रही है कि आपका यदि आप हो तो आपके पास एक सॉलिड अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। स्टार्टअप इस टाइप के टैक स्टैक को फॉलो करता है, एमएनसी फुल स्टैक को फॉलो करता है। उनका कहना यही होता है कि आपका बैक एंड की नॉलेज है, फ्रंट एंड की थोड़ी बहुत नॉलेज रखो जिससे आप थोड़ा बहुत काम कर सको। ओके, लेकिन स्टार्टअप क्या चाहता है, किसी भी एक डोमेन में रहो, लें वो डोमेन के आप मास्टर हो, मतलब आप उस डोमेन में कुछ भी काम कर सकते हो। ओके, जैसे मैंने बैकएंड का आर्किटेक्चर बताया नोड वाला, इसमें हम इसको तीनों टाइप से समझेंगे। ठीक है ना, यदि आप बैकएंड कर रहे हो नोड से कर रहे हो या वो क्या कहते हैं जावा से कर रहे हो या पाइथन से कर रहे हो, क्या क्या आपके लिए रहने वाला है। और मैं आपको सजेशन भी दूंगा कि ज़्यादा अभी जो सिक्योरिटी है, यदि आप बैकएंड और फ्रंट एंड में देखो, इन दोनों का कंपेयर करो तो बैकएंड की ज़्यादा सिक्योरिटी है। अब रीज़न क्यों है बैकएंड की, क्योंकि आप जानते हो डेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है हर एक कंपनी के लिए। तो कोई भी कंपनी अपना डेटा एआई के साथ शेयर करना पसंद नहीं करेगी। ओके, तो एक जो बैकएंड वाला डेवलपर होता है उसका डेटा के साथ इंटरेक्शन ज़्यादा होता है, इसलिए उसकी ज़्यादा डिमांड रहती है, मतलब एक सिक्योर फ्रंट और बैकएंड में देखा जाए तो। ओके, मैं आपको बताऊंगा कि किस टाइप से बैकएंड में भी काफ़ी चीज़ें होती है, फ्रंट एंड में भी काफ़ी चीज़ें होती है, वो सब कुछ समझाऊंगा। पहले मैं इस आर्किटेक्चर मिस जो इस डायग्राम है इसको समझाना चाहूँगा आपको कि यदि आप सोच रहे हो कि आपको बैकएंड में अपना करियर बनाना है तो किस टाइप से आपको चीज़ें कवर करनी है, कौन कौन सी चीज़ें आपको स्टार्टअप के लिए आनी चाहिए। ओके, कितनी चीज़ें आपको सीखनी है, कितनी चीज़ें आप धीरे धीरे सीख सकते हो। ओके, वो अपन डिस्कस कर लेंगे। फर्स्ट मैं नोड में समझाऊंगा, फिर पाइथन में समझाऊंगा यही आर्किटेक्चर और यही डायग्राम, और फिर जावा में समझाऊंगा। ओके, सिमिलर रहेगा गाइस, आप देखोगे कि बैकएंड की चीज़ें बिल्कुल सिमिलर जा रही है। ओके, कि आप बैकएंड इतना सिमिलर होता है चाहे आप किसी भी लैंग्वेज से करो। जैसे बैकएंड का दिया है यहाँ पर, मैं यदि नोड में जाता हूँ तो जावा स्क्रिप्ट टाइप स्क्रिप्ट होती है, उसका हमारा नोड होता है, उसका एक्सप्रेस फ्रेमवर्क होता है। ओके, बस यही दो चीज़ें चेंज होगी और सारी चीज़ें सेम सेम रहती है, जो नीचे ही सारी चीज़ें सेम रहती है, बस ऊपर की दो चीज़ें चेंज हुई है गाइस। ओके, अब दो पाइथन में क्या रहेगा, जहाँ जावा स्क्रिप्ट है वहाँ पाइथन रहेगी, और जहाँ नोड है वहाँ जेंगो आ जाएगा। और जो चीज़ें सेम रहेगी वो भी डाटाबेस मोंगोडीबी या पोस्टग्रेस या एसक्यूएल यूज करता होगा, या फिर इसका रिलेशनल फॉर्मेट मीन्स ओआरएम सिक्वलाइज फॉर्म यूज करता होगा, या फिर इसका ओडीएम में मोंगो से यूज करता होगा। ये सारी चीज़ें सेम रहती है नीचे की, इतनी चीज़ें चाहे वो किसी भी लैंग्वेज से करे। ओके, सेम रहने वाली, चाहे जावा से करे, चाहे पाइथन से करे, चाहे नोड से करे, ये सारी चीज़ें सेम ही रहती है। ओके, जी मैंने बेसिक बता दिया क्योंकि बैकएंड बहुत बड़ा है। ओके, इतना छोटा नहीं होता जितना आप माइनस्टाइन में देखते हो कि आपको एपीआई स्केलिंग भी आना चाहिए, आपको एक अच्छा आर्किटेक्चर आना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें होती है। ओके, बैकएंड में बहुत सारी चीज़ें होती है, इसमें मैंने पर्टिकुलर बताया नहीं, इसमें पर्टिकुलर मैंने टेक स्टैक के नाम लिए। उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है कि आपको क्या क्या आना चाहिए। ओके, आप एपीआई को रेट लिमिट कैसे लगाओगे, उसकी एपीआई की स्केलेबिलिटी कैसे करोगे, उसकी क्लास फॉर्मेटिंग कैसे करोगे, उसका आर्किटेक्चर क्या डिफाइन करोगे। ओके, किस टाइप से आप कॉन्फ़िगर करते हो अपनी सारी चीज़ों को। ओके, हर चीज़ का एक वेल डिफाइंड फॉर्मेट होता है। ओके, तो मैंने बताया कि ये वाली चीज़ बिल्कुल सेम होती है बैकएंड में, इतना हर एक बैकएंड डेवलपर करता है यहाँ से दो, ओनली जो ऊपर की दो लेयर चेंज होती है, आपकी लैंग्वेज चेंज होगी, आपका फ्रेमवर्क चेंज होगा। ओके, यदि जावा स्क्रिप्ट से हो तो नोड आ जाएगा प्लस उसका एक्सप्रेस फ्रेमवर्क आ जाएगा, और यदि आप पाइथन से तो यहाँ पर पाइथन लैंग्वेज आ जाएगी जावा स्क्रिप्ट के प्लेस पर, और यहाँ पर जेंगो आ जाएगा। और यदि आप जावा से हो जावा आ जाएगी, यहाँ पर स्प्रिंग बूट आ जाएगा, जहाँ पर नोड एक्सप्रेस लिखा है स्प्रिंग बूट आ जाएगा, नीचे चीज़ें सेम रहने वाली है। ओके, इतना क्लियर हुआ आपको, यदि आप कोई भी चीज़ फॉलो करते हो तो आपकी ये चीज़ें सेम रहने वाली है, बिल्कुल सेम। बैकएंड इन सब चीज़ों से मिलकर ही चलता है, बस बैकएंड में स्केलेबिलिटी बहुत सारी चीज़ें होती है। ठीक है ना, पूलिंग सिस्टम होता है। ओके, आप किस टाइप से पूलिंग करते हो, किस टाइप से एपीआई के रिस्पॉन्स को मैनेज करते हो। ठीक है ना, ओके, किस टाइप से उसकी हॉरिजॉन्टल स्केलिंग हो रही है, वर्टिकल स्केलिंग हो रही है। सच्ची बता रहा हूँ गाइस, यदि आपको लगता है कि यदि आप अभी डीबीएमएस पढ़ रहे हो, ओएस पढ़ रहे हो, इनका कोई यूज नहीं है, एक बार बैकएंड में आइए, एक बार मीन्स कंपनी में काम करोगे तो आपको पता चलेगा कि कितना यूज है, मतलब पूरे लॉजिक क्लियर हो जाते हैं कि हाँ, जो हमने वर्टिकल स्केलिंग पढ़ी वो क्या होती है, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग क्या होती है, जो आपने थ्रेड पढ़ा है और ओएस वो कैसे वर्क करता है। ठीक है ना, अभी आपको लगता है नहीं, जब भी आप 1-to-1 कम्युनिकेशन या ग्रुप चैट कम्युनिकेशन या ऑडियो कॉल वीडियो कॉल की फंक्शनलिटी बनाते हो ना, तो वहाँ पर थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट लगता है। तो आप धीरे धीरे सब सीखोगे, मतलब जब यूज करोगे तो आपको आएगा कि हाँ जी मैंने पढ़ा है, जी मेरा यूजफुल है यहाँ पर है। ओके, तो आपको उसको कनेक्ट कर पाते हो आप, लॉजिक उसका कि हाँ इस टाइप से वर्क हो रहा है,
जो हमने पढ़ा था, ठीक है ना, वो सब चीज़ें क्लियर होगी, ठीक है ना, वन बाय वन। अभी मैं नहीं बोलूँगा कि हर चीज़ क्लियर करो, अभी मैं बता देता हूँ आपको कितना आना चाहिए। ओके, इसको आप रिलेट करते रहना, मैं अभी जावास्क्रिप्ट के हिसाब से बता रहा हूँ, आप रिलेट करते रहना, ऊपर अपने हिसाब से कर लेना पाइथन, और हाँ नोट जेएस की जगह कर लेना जेंगो, या आप जावा वाले हो तो यहाँ पर जावा कर लेना, और यहाँ पर नोट जेएस एक्सप्रेस लिखा है वहाँ स्प्रिंग बूट कर लेना। अब मैं बता देता हूँ आपको क्या आना चाहिए। यदि आप मन कर रहे हो तो मैं बोलूँगा मन ना करके आप पूरा किसी भी एक टेक स्टैक में अपनी स्किल बढ़ाओ, या फिर बैक एंड में, फ्रंट एंड में। जैसे फ्रंट एंड में जो गेम डेवलपमेंट के लिए हम पिक्सी जेएस यूज करते हैं, रिएक्ट, जो रिएक्ट की कंपेरिजन में पिक्सी जेएस ज़्यादा यूज होता है, जो 2D गेम्स के लिए होता है, और यूनिटी होता है, ठीक है ना, जो गेम डेवलपमेंट में यूज होता है फ्रंट एंड साइड से। बैक एंड में हमारा नोड का ही चलता है, नोड प्लस टाइप स्क्रिप्ट प्लस ये सब आर्किटेक्चर, ठीक है ना। ओके, इस टाइप का आर्किटेक्चर रहता है। ओके, अब तो कौन कौन सी चीज़ आपको आनी ही चाहिए जो कि आपको इंटरव्यू में हेल्प करेगी, वो भी मैं बता देता हूँ। यदि आप बैकएंड का इंटरव्यू देने जा रहे हो तो आपको जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए। टाइप स्क्रिप्ट आए चाहे ना आए, लेकिन जावास्क्रिप्ट में अच्छी कमांड होनी चाहिए। ओके, क्योंकि जावास्क्रिप्ट टाइप स्क्रिप्ट सिमिलर है, यदि आपको जावास्क्रिप्ट अच्छे से आती है, टाइप स्क्रिप्ट बहुत जल्दी सीख जाओगे। ओके, आपको नोड आना चाहिए क्योंकि ये इसका फ्रेमवर्क है, और इनमें से कोई भी एक डाटा, मतलब जो डाटाबेस है वो आना चाहिए, जो सिमिलर होते हैं, मतलब जैसे मोंगोडीबी का ओडीएम है ना, मोंगोस यूज करते हो ना, वैसे ही इनका जो रिलेशनल ओआरएम होता है, सिक्वलाइज, पोस्टग्रेस का सिक्वलाइज, एसक्यूएल का सिक्वलाइज, इनमें दोनों में मॉडल्स ही बनाते हैं, मॉडल्स माइग्रेशन बनते हैं, वो सिमिलर होते हैं। यदि आपको एक कोई अच्छे से आता है, आप रिलेट कर पाओगे, दूसरा भी आपको बनेगा। जैसे अपन लोग कहते नहीं, कोडिंग लैंग्वेज हमें आती है, ठीक है ना, डीएसए एक बेस होता है। ओके, अब उस बेस पे हम कोई भी लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। ओके, वो लॉजिक सेम ऐसे ही इनका होता है। यदि आपको कोई भी एक डेटाबेस आता है तो इन दोनों में से आप यूज कर सकते हो। ओके, आप मोंगो यूज कर सकते हो, इसका ओडीएम फॉर्मेट यूज कर सकते हो मोंगोस, या पोस्टग्रेस या एसक्यूएल यूज कर सकते हो, इनका सिक्वलाइज फॉर्मेट यूज कर सकते हो। तो आपको ये तीन चीज़ें आनी चाहिए, मतलब पर्टिकुलर वो लैंग्वेज आना चाहिए, वो फ्रेमवर्क आना चाहिए, वो एक डाटाबेस आना चाहिए। ओके, ठीक है ना, जो आपका प्राइमरी डेटाबेस रहने वाला है। रेडिस सब में ही यूज होता है। यदि आपको रेडिस नहीं आता है, थोड़ा बहुत उसका कॉन्सेप्ट पढ़ लेना। ओके, किस टाइप से रेडिस यूज होता है, रेडिस का क्या कॉन्सेप्ट है, कैचिंग में हम किस टाइप से यूज करते हैं, कैसे जो हमारे मीन्स हमें कौन कौन सी चीज़ें रेडिस में रखना बेनिफिट देता है, किस टाइप से हम कैचिंग में इसका यूज करते हैं। ओके, तो रेडिस हुआ। क्रोन जॉब से यदि आप नहीं भी पढ़ोगे तो फिर भी थोड़ा एक बेसिक कॉन्सेप्ट लेकर चलना, ज़्यादा हाई लेवल नहीं पढ़ना है आपको, लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ के चलना है कि आप सामने वाले को एक्सप्लेन कर पाओ, इसका यूज कर पाओ। ओके, बुल क्यों, यदि आप नहीं भी पढ़ोगे चल जाएगा अभी, क्योंकि आप फ्रेशर हो। जब आप इंडस्ट्री में जाओगे किसी भी स्टार्टअप में, तो आप धीरे धीरे सीख जाओगे बुल क्यू किस टाइप से होता है, किस टाइप से हम शेड्यूलिंग करते हैं, किस टाइप से हाँ बुल क्यू होता है, जैसे हम जॉब्स को लगा देते हो, जो हमारे सर्वर को पर्टिकुलर मिस लोड हमारा कम कर देता है, पर्टिकुलर हमने उस कहीं और मिस हमारा जो क्यू होता है उससे हमने जॉब्स को लगा दिया, जो वन बाय वन हिट होती रहेगी। ओके, रैबिट MQ आपको अभी नहीं पढ़ना है। आप जैसे ही किसी स्टार्टअप या किसी में उसमें चले जाते हो तो आपको ऑटोमेटिक वो सिखाएंगे, मतलब वो सिखाएंगे नहीं, मतलब आपको सीखने का टाइम मिलेगा, और नहीं अपाचे सीखना है। लेकिन आपको डॉकर, AWS और गिटहब पढ़ लेना है, बहुत भर भर के यूज होता है, ठीक है ना। आप बिना इनके किसी प्रोजेक्ट पर थोड़ा सा भी काम नहीं कर पाओगे। ओके, कि आपको डॉकर से बिल्ड बनानी पड़ेगी, डॉकर से अपने कंटेनर को अप करना पड़ेगा, डाउन करना पड़ेगा, सब कुछ। यदि आप चाहते हो ये तीन चीज़ें, मतलब ज़्यादा यूज नहीं होता, बहुत बहुत थोड़े थोड़े यूज होते हैं, मतलब जितने यूज होते हैं, यदि आप चाहते हो तो मैं इसका एक वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको डॉकर, गिटहब और AWS कितना यूज होता है वो बता दूंगा कि कौन कौन से कमांड अपन लोगों के लिए यूज होते हैं, इसको किस टाइप से यूज करते हैं। यदि आप बोलोगे तो मुझे पिन कर देना, डॉकर प्लस गिटहब प्लस AWS का वीडियो मैं बना दूंगा, शॉर्ट ही वीडियो में आपका काम हो जाएगा, आपको बन जाएगा। तो इस टाइप से मैंने बता दिया कि अपन को एक लैंग्वेज आना चाहिए, जावास्क्रिप्ट, पाइथन है जावा में, उसका एक फ्रेमवर्क आना चाहिए। फ्रेमवर्क में आप बोलोगे कि मुझे हाई लेवल नहीं चाहिए, आपका बेसिक बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। ओके, यदि आप नोट जेएस में ही जा रहे हो तो आपको API क्लियर होनी चाहिए कि API किस टाइप से बनती है, उसका रिस्पॉन्स फॉर्मेट किस टाइप से होता है, आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हमें ग्लोबल मिडिलवेयर कैसे यूज करते हैं, ऐप.यूज क्या है, एक्सप्रेस कैसे बनता है, एक्सप्रेस से ऐप कैसे बनता है, किस टाइप से यूज हो रहा है। सेम ऐसे ही आपको पाइथन में उसका जेंगो का भी बेसिक अच्छा आना चाहिए। ओके, यदि आप जेंगो में करते हो, या फिर आप यदि उसमें करते हो क्या कहते हैं स्प्रिंग बूट में करते हो तो स्प्रिंग बूट का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। आपका बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि बेसिक के बेस पर ही आप काम कर पाओगे। ओके, ऐसा नहीं है कि स्टार्टअप में या कहीं भी AI यूज नहीं करते, AI यूज भर भर के यूज करते हैं। जैसे सिमिलर है ना, जैसे जीमेंस में आप जाते हो। ओके रुको, मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पर आप जानते हो जीमेंस होता है। ओके,
जी मेंस का एग्जाम कठिन होता है, ठीक है ना, क्योंकि अपन का सिलेक्शन प्रोसेस होता है, उसके बेस पे क्या होता है, उसके बेस पे आपको कॉलेज मिलता है। ओके, क्या मिलता है, कॉलेज। ओके, तो आपने देखा वो जी मेंस का एग्जाम जो डिफिकल्ट है, लेकिन एक बार कॉलेज मिल जाने पे कॉलेज की स्टडी इतनी टफ नहीं होती है। सेम चीज़ यहाँ पर एक और चीज़ होती है, ठीक है ना, यदि हम देखें, ओके, तो कंपनी में एंट्री लेना थोड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है ना, क्योंकि उसके लिए इंटरव्यू प्रोसेस होती है। एक बार कंपनी के अंदर आ जाए तो उसका काम, जो उसका काम करते हैं ना अपन लोग, हेलो, वर्क करना ईजी है। आप बोलते हो, आप समझते हो वर्क डिफिकल्ट नहीं है, एक बार जाओगे, सिमिलर काइंड के टाइप के वर्क होते हैं, आपके लॉजिक पर बेस होता है सब कुछ, ठीक है ना, आपको हेल्प मिल जाती है, आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होती है, आपके सब कुछ टाइम होता है काम करने के लिए। ओके, तो बस मैं यही बोलूँगा गाइस, आपका टारगेट यही होना चाहिए किसी भी कंपनी में, सबसे पहले एंट्री लेना, उसमें सिलेक्शन लेना, काम इजी होता है, हो जाता है। ओके, गॉट इट। सिमिलर प्रोसेस है, जैसे जी मेंस का एग्ज़ाम जितना डिफिकल्ट होता है उतना के कॉलेज लाइफ में, सच्ची बताओ ना भाई, आप लोग खुद जानते हो कि आप लोग एक दिन पहले ही एग्ज़ाम का पढ़ के एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हो, ठीक है ना, वही होता है। ऐसी कंपनी में एंट्री लेना थोड़ा डिफिकल्ट है, उसका एंट्री वाला एग्ज़ाम, कंपनी में वर्क करना ईजी है, हो जाता है, ईजिली आप कर लोगे, मुझे पता है। ओके, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, तो इतना क्लियर हो गया होगा कि आपको एक डाटाबेस आना चाहिए फ्रंट बैक एंड के लिए। ओके, कोई भी एक डेटाबेस आप पकड़ सकते हो। रेडिस में आपको थोड़ा वो नॉलेज होना चाहिए, क्रॉन जॉब्स की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। बुल एम क्यू, रैबिट एम क्यू, अपाचे आपको नहीं भी आएगा चलेगा, लेकिन डॉकर, गिटहब और AWS आना चाहिए थोड़ा बहुत। पूछते इंटरव्यू में जो नहीं पूछे, लेकिन आपको इंटरव्यू का जैसे ही आप कंपनी वर्क करोगे आपको भर भर के यूज़ देखने को मिलेगा, और आप यूज नहीं कर पाओगे, थोड़ा बैड इंप्रेशन होता है थोड़ा बहुत, ठीक है ना। अब आपका क्वेश्चन रहेगा कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, फ्रंट एंड में रिएक्ट उठाए या क्या करे, रिएक्ट। ओके, दो दो गाइस, मैं बताता हूँ। जो फ्रंट एंड होता है ना, इसमें आपको यदि आप फ्रंट एंड ले रहे हो तो इसमें आपके क्या होना चाहिए, मास्टर होने चाहिए आप। क्यों? क्योंकि फ्रंट एंड में ही बहुत सारी चीज़ें होती है गाइस, मल्टीपल चीज़ें होती है, रुको मैं बताता हूँ। देखो, मैं भी 3 चीज़ों का एग्जाम्पल देता हूँ। देखो, ये 3 चीज़ें बहुत सारे हो सकते हैं फ्रेमवर्क इसके। ओके, अब फ्रंट एंड में आप अपनी जॉब सिक्योर कैसे करते हो, जैसे आपको फ्रंट एंड है, फ्रंट एंड में यदि आपको यहाँ पर जावा स्क्रिप्ट आती है, रुको यहाँ पर मैं एक और कॉलम बनाना चाहूँगा। ओके, यहाँ पर फ्रंट एंड, यहाँ पर जावा स्क्रिप्ट कर दो, JS। ओके, जावा स्क्रिप्ट। ओके, यहाँ पर लिख दो फ्रंट एंड, जे फ्रंट एंड। ओके आपका। ओके, तो फ्रंट एंड में आपके क्या होता है, आपको सबसे पहले आना चाहिए जावा स्क्रिप्ट। ओके, जावा स्क्रिप्ट आती है आपको, जावा स्क्रिप्ट में कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कर लो। अब जावा स्क्रिप्ट आती है तो उसके मल्टीपल लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क होते हैं, ठीक है ना। रिएक्ट JS है जो कि इसकी लाइब्रेरी है। ओके, जैसे मैंने आपको बताया था, पिक्सी है। ओके, Vue.js हो गया। ओके, एंगुलर हो गया, मल्टीपल चीज़ हो सकते हैं, Vue.js हो सकता है, एंगुलर हो सकता है, ठीक है। तो ये सारे इसके फ्रेमवर्क होते हैं। ओके, यदि आप फ्रंट एंड में मास्टर होते हो, मास्टर मतलब मैं कहने का मतलब आपको जावा के अच्छे से आती है, रिएक्ट जेएस का फ्लो आता है, सिमिलर हो जाएगा पिक्सी जेएस गेम डेवलपमेंट के लिए यूजफुल होती है, ठीक है ना। जैसे हमारी कंपनी में हर एक मतलब टीम बनी रहती है, आपको कभी भी किसी भी टीम में कर देते हैं। ओके, जैसे आपका रिएक्ट जेएस है जो कि आपकी साइट बनाने में यूज हो रही है, मल्टीपल साइट। पिक्सी जेएस है जो कि आपके 2D गेम्स बनाने में डिजाइन हो रहे हैं, जितने भी 2D गेम्स होते हैं उनमें पिक्सी जेएस यूज होता है, यूनिटी होता है, और यहाँ पर यूनिटी होता है। ओके, तो आप दोनों में से किसी एक का यूज करते होते, 2D यूनिटी से 3D गेम्स बन जाते हैं, ठीक है ना। तो आप वो डिसाइड करते होते हो आपको कौन से गेम बनाने हैं।
आपका लॉजिक सेम होता है, आपकी जावास्क्रिप्ट सेम होती है, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए कि आपको क्या यूज करना है, ठीक है ना। अंडरस्टैंडिंग मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि आपको रिएक्ट से यदि पिक्सी जेस पे वो करते हैं तो वो आपको पर्टिकुलर टाइम देते हैं, 1 से 2 मंथ का टाइम दे देते हैं कि आप इसको मतलब अपने फ्लो में अच्छे से यूज कर लो कि किस टाइप से वर्क करती है, किस टाइप से क्या है, क्या डिफरेंस है थोड़ा बहुत, तो वो आपको सीखने का टाइम देते हैं। लेकिन इससे ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है आपको स्टार्टअप्स में नहीं, कहीं भी जाओगे। यदि आप इन्फोसिस में ही सिलेक्ट होते हो तो आपको 3 से 6 मंथ ही मिलते हैं, जिसमें वो आपको फुल स्टैक डेवलपर बनाते हैं, जिसमें वो आपको क्या क्या सिखाते हैं, सी शार्प सिखाते हैं, डॉट नेट सिखाते हैं, एंगुलर सिखाते हैं, जावा सिखाते हैं, जावा का फ्रेमवर्क स्प्रिंग बूट सिखाते हैं। इतनी सारी चीज़ें आपको 5 से 6 महीने में सिखा भी देते हो, प्रोजेक्ट भी बनवा देते हैं, ठीक है ना। और यदि आप कवर नहीं कर पा रहे हो, डॉक्यूमेंट से नहीं कर पा रहे हो, तो गाइस रियलिटी बताऊँ, छोड़ दो फिर। टैग का मतलब यही है कि आप पर्टिकुलर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग होगा तो आप सब चीज़ ईजिली कवर कर लेते हो। यदि आपको यहाँ पर जावास्क्रिप्ट ही अच्छे से नहीं आएगी तो आप रिएक्ट जेएस भी अच्छे से नहीं कर पाओगे, पिक्सी भी नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। यदि आपका बेस स्ट्रॉन्ग है कि जावास्क्रिप्ट किस टाइप से वर्क करती है, कि सबसे पहले वो रेंडरिंग में क्या करती है, ठीक है ना, कि सबसे पहले वो ऑब्जेक्ट डिफाइन करती है, क्या करती है, फिर उनकी वैल्यू असाइन करती है, किस टाइप से वर्क करती है, आपको सब कुछ पता है, आपके बेसिक क्लियर है, तो आप इजीली किसी भी चीज़ को यूज कर लोगे। अब यहाँ पर इंसान क्या कर देता है, फ्रंट एंड बैक एंड दोनों सीख कर मर्न स्टैक डेवलपर बनने के चक्कर में भूल जाता है कि यार ना वो बैकएंड में इतना अच्छा रहा सॉलिड, क्योंकि उसका बैकएंड का काम एआई कर सकता है यार, इतना बेसिक काम एआई कर देगा इजीली। ओके, यदि आप मर्न स्टैक में अच्छे मास्टर बन जाते हो तो बात अलग है। ओके, लेकिन एक चीज़ में मर्न स्टैक में बहुत सारी चीज़ें आ जाती है गाइस, मर्न स्टैक में नहीं मतलब फुल स्टैक डेवलपर में बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। ओके ओके, यदि आप मर्न ही बन रहे हो तो थोड़ा मैं बोलूँगा कि अभी स्टार्टअप की नीड नहीं है। स्टार्टअप की नीड है कि आप बैकएंड आ रहा है तो अच्छे से आ रहा हो, आपको आप अच्छे से वर्क कर पाओ, वो आपको प्रोडक्शन लेवल तक का प्रोजेक्ट दे पाए। प्रोडक्शन लेवल का प्रोजेक्ट मतलब उस पर यूजर्स काफ़ी 1.5 लाख 2 लाख यूजर वर्क कर मीस खेलते हैं या कुछ भी करते हैं, प्ले करते हैं, तो आप हैंडल कर पा रहे हो, आपके लॉजिक अच्छे हो, आप एक स्केलेबल बैकएंड लिख पा रहे हो, इस टाइप से हो। क्योंकि यदि आप मल्टीपल चीज़ें आएगी, आपको फ्रंट एंड आएगा, बैक एंड आएगा, तो आप एक चीज़ें मास्टर नहीं हो सकते हो, टाइम के साथ होगे। यदि आप टाइम के साथ वर्क करते रहोगे तब होगे, स्टार्टिंग में नहीं हो सकते हो। और कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान हो तो बात अलग है कि भाई आप हो सकते हो तो अच्छी बात है। मैं आपको सजेशन दूंगा अपने हिसाब से कि आप किसी एक टेक स्टैक पर वर्क करो, मतलब या फिर फ्रंट एंड डेवलपर बनो या बैक एंड डेवलपर बनो। यदि फ्रंट एंड डेवलपर बन रहे हो तो जावास्क्रिप्ट अच्छी रखो, रिएक्ट जेएस अच्छी करो, मल्टीपल फ्रेमवर्क आपको आने चाहिए फ्रंट एंड के। जैसे बैक एंड में क्या होता है, मल्टीपल डेटाबेस हो गए, जैसे मैंने यहाँ पर मोंगो डीबी लिखा, पोस्टग्रेस लिखा, एसक्यूएल लिखा, इनके ओडीएम फॉर्मेट लिखे, मिस मोंगोस हुआ, ओआरएम फॉर्मेट लिखे, मतलब सिक्वलाइज फॉर्मेट हुए, ठीक है ना। जितने सारे मिस डेटाबेस सेम होते हैं, मतलब डेटाबेस 3 ही होते हैं, मोंगो डीबी होता है, पोस्टग्रेस होता है, एसक्यूएल होता है, ठीक है ना। बस इनके कुछ फॉर्म होते हैं, कुछ ओडीएम मतलब ओडीएम यूज करते हैं, कुछ सिक्वलाइज फॉर्मेट यूज करते हैं, ठीक है ना, ओआरएम फॉर्मेट यूज करते हैं। ओडीएम और ओआरएम में कुछ डिफरेंट नहीं है। ओडीएम नो एसक्यूएल के लिए यूज होता है, ओआरएम रिलेशनल डाटाबेस के लिए यूज होता है, मतलब स्ट्रक्चर डाटा के लिए यूज होता है, तो बस ज़्यादा नहीं ले। हाँ, मतलब हमारे बैक एंड में होता है मल्टीपल डेटाबेस, फ्रंट एंड में होता है मल्टीपल फ्रंट एंड के फ्रेमवर्क। ओके ओके, गॉट इट। ऐसा नहीं है कि नोड के मतलब यहाँ पर एक्सप्रेस की जगह भी नहीं है, फ्रेमवर्क होते हैं, एक्सप्रेस का भी नेक्स्ट जेएस होता है, मतलब मैक्सिमम जो अभी चल रहा है मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ। ओके, तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि यदि आप फ्रंट एंड चुन रहे हो तो आपको फ्रंट एंड ही चुनना है, बैक एंड चुन रहे हो तो बैक एंड ही चुनना है, क्योंकि आप स्टार्टअप को टारगेट करते हो। आप एक साथ सारी चीज़ें करोगे तो आपको काफ़ी टाइम लगेगा और एक साथ मास्टर नहीं हो सकते हो। मैं जैसे बताया ना, यहाँ पर बैक एंड में आपको सब चीज़ें नहीं सीख के रखनी है, कुछ ही चीज़ें सीख के रखनी है, कुछ चीज़ें आप कंपनी में जाके सीखोगे। यदि आप सारी चीज़ें सीखने बैठ जाओगे ना तो आपको बहुत टाइम लगेगा और जॉब निकल जाएगी। सीखते हुए जॉब में अप्लाई करते रहो, सीखते रहो चीज़ें और जॉब में अप्लाई करते रहो, यही प्रोसेस फॉलो किया जाता है। ओके, जब हम लोग काम भी करते हैं ना तो हमारे पास जो न्यू टेक स्टैक आता है तो हम ब्लॉकर की तरह यूज नहीं करते, ब्लॉक नहीं मतलब कोई भी उनकी फंक्शनलिटी ब्लॉकर नहीं बनते, हम यूज करते हैं एआई का, लेकिन सीखते भी जाते हैं, यूज भी करते जाते हैं, डॉक्यूमेंटेशन को भी फॉलो करते जाते हैं, जिससे कल के दिन हम उसको यूज भी कर पाए और सब कुछ कर पाए और अपने कोड को स्केलेबल भी बना पाए। ओके, यदि आप चाहो तो बैकएंड किस टाइप से आपको और करना है, जी तो मैंने एक बेसिक फ्लो बताया किस टाइप से स्केलेबल बैकएंड डिजाइन होता है, किस टाइप से आर्किटेक्चर फॉर्मेट होते हैं, वो सब मैं बता दूंगा। यदि आप बोलो मैं बैठा हूँ यहाँ पर आपकी हेल्प करने के लिए, आप कुछ भी कमेंट करोगे, मैंने व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक भी इसमें मेंशन कर दी है। ओके, आप उसको भी देख सकते हो, सब कुछ देख सकते हो। ओके, आप वहाँ पर भी मुझे मैसेज कर सकते हो, आप जब भी करोगे मैं हूँ। और मैं इतना जानता हूँ कि आपको कहीं भी दिक्कत आती है बैकएंड से रिलेटेड, मैं बताऊंगा कि हाँ किस टाइप से बैकएंड फ्लो चलता है, किस टाइप से आपको क्या आर्किटेक्चर यूज करना है, कब कौन सा बेस्ट है, ठीक है ना। तो वो सब चीज़ें अपन डिस्कस कर सकते हैं। सबसे पहले हमारा टारगेट बस ये होना चाहिए कि
हमें जॉब मिले। अब जॉब मिलने पर भी इंसान को एक चीज़ की दिक्कत आती है, हेलो, सबसे बड़ी दिक्कत आती है, वो बोलते हैं कि कुछ कंपनी होती है बहुत छोटी होती है, उनको एक टाइप से आपको कैटेगरी आपको पता होगा, बहुत सारी लाला कंपनियाँ होती हैं, मतलब पैसे भी कम देती है, काम भी बहुत करवाती है और वर्क उनका जो वो मेंटेनेंस होता है वो भी अच्छा नहीं होता है। अब यदि आपको कोई लाला कंपनी मिल जाती है और फिर आप अच्छे स्टार्टअप में जाते हो तो आपको दिक्कत क्या आती है, और क्या आपको लाला कंपनी लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, वो भी डिस्कस कर लेता हूँ। नहीं तो आपको दिक्कत आएगी वो भी मैं बता देता हूँ। ओके, सबसे पहले आपको लेना है कंपनी है सिलेक्शन। एक लाला कंपनी है, मतलब मैं यहाँ लिख देता हूँ स्मॉल स्टार्टअप। ओके, बहुत ज़्यादा स्मॉल, वेरी स्मॉल स्टार्टअप। ओके, ठीक है, एक जी वाला स्टार्टअप है और एक है नॉर्मल स्टार्टअप। ओके, जी हो गया नॉर्मल। अब इन दोनों में डिफरेंस कहाँ होता है, ठीक है ना। यदि आप इससे इस पर जाते हो तो आपको डिफरेंस कहाँ देखने को मिलता है, मैं बताता हूँ। आपको आर्किटेक्चर में डिफरेंस मिलता है। एक नॉर्मल स्टार्टअप एक अच्छा आर्किटेक्चर यूज करता होता है। ओके, उनके आर्किटेक्चर वेल डिफाइन होते हैं, स्केलेबल होते हैं। ओके, आर्किटेक्चर स्केलेबल होगा इनका, ठीक है ना। स्केलेबल होगा। ओके, वो एक स्केलेबल आर्किटेक्चर यूज करते हैं क्योंकि उनको एक अच्छा फ्लो देना होता है, उनका प्रोजेक्ट लॉन्ग टाइम तक चलता है। और स्मॉल आर्किटेक्चर में आपका पास एक अच्छा आर्किटेक्चर नहीं होता है, आप बस ओनली वन प्रोजेक्ट की जो सर्विसेज है उनको फुलफ़िल कर रहे होते हैं, मीन्स जो डिमांड है आपके क्लाइंट की वो फुलफ़िल कर रहे होते हो। तो अब हमें क्या करना चाहिए कि हमें लाला कंपनी में जाना चाहिए। मैं बोलूँगा यदि आपको जॉब कहीं नहीं मिल रही तो आपको लाला कंपनी में जाना चाहिए, क्योंकि आपको जो प्रोडक्शन लेवल, मतलब जो मीन्स रियल लाइफ की प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करने की नॉलेज आ जाती है। वो दोनों जगह सेम होता है लॉजिक, बस आर्किटेक्चर डिफरेंट होता है। आर्किटेक्चर मतलब आपको कोड रीयूजेबल बनाना होता है, आर्किटेक्चर मतलब एक स्केलेबल कोड लिखना होता है, अच्छा रीयूजेबल कोड हो, आर्किटेक्चर अच्छा हो, ठीक है ना। आप उनको पर्टिकुलर यूज कर पा रहे हो, चीज़ें वेल डिफाइन हो। ओके, आपके कोड पे कोई भी वर्क करे तो बहुत अच्छे से कर पाए, मीन्स एक वेल डिफाइन आर्किटेक्चर यूज करते हैं जिससे सब फैमिलियर होते हैं, ठीक है ना, कि कौन सी चीज़ कहाँ होगी जिससे उसको दिक्कत ना आए। और स्मॉल स्टार्टअप में आर्किटेक्चर नहीं होता है, यहाँ पर वेल डिफाइन आर्किटेक्चर नहीं होता है। नहीं होता है, अवेलेबल नहीं होता है यहाँ पर, ठीक है। ओके, आप काम करते होते हो क्योंकि एक स्मॉल स्टार्टअप में आप पर्टिकुलर काम करते होते हो, आपके बाद उनको लगता भी नहीं किसी और को साथ में लगाना है। नहीं, एक नॉर्मल स्टार्टअप में एक साथ एक ही प्रोजेक्ट पे काफ़ी लोग काम करते होते हैं, तो एक वेल डिफाइन आर्किटेक्चर होता है जिससे सब लोग उस पर काम कर सके। यहाँ पर डॉकर होता है, AWS होता है, मतलब ओके, यहाँ पर सब कुछ होता है। यहाँ पर AWS प्लस डॉकर प्लस गिटहब, ओके, इन सब का यूज हो रहा होता है। गिटहब, ओके, इन सब का यूज हो रहा होता है यहाँ पर। ओके, एक नॉर्मल स्टार्टअप में बस इतना अंतर आता है, एक आर्किटेक्चर। यदि आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो आपको एक स्मॉल कंपनी से, जैसे आप नॉर्मल स्टार्टअप में जाओगे ना, तो आपको बस आर्किटेक्चर ही डिफरेंस मिलेगा जो आपको थोड़े दिन में आपको समझ में आ जाएगा, आप उस पर वर्क करना सीख जाओगे। ओके, आपको बस सीख के चलना है कि AWS डॉकर प्लस गिटहब का यूज किस टाइप से करते हैं। ओके, जो कि आपको यहाँ पर थोड़ा कम मिलेगा क्योंकि यहाँ पर बहुत कम लोग होते हैं, एक प्रोजेक्ट पर एक ही इंसान काम करता होता है, वेरी स्मॉल स्टार्टअप या जो भी वो होते हैं, जो भी छोटे लेवल की कंपनी होती है बहुत ज़्यादा। तो बस यहाँ पर आपको आर्किटेक्चर बहुत बकवास मिलेगा, बस यहाँ पर आपका आर्किटेक्चर चेंज हो जाएगा। यदि आपको आर्किटेक्चर भी चाहिए तो मुझे पिन कर देना, ठीक है ना, मैं आपको आर्किटेक्चर भी बता दूंगा कि किस टाइप के आर्किटेक्चर यूज होते हैं मेजरली। ओके, और किस टाइप से आप कोऑर्डिनेट करते हो, और AWS प्लस डॉकर प्लस गिटहब का कितना यूज होता है, सब कुछ मैं बता दूंगा। ओके, तो जी वाली प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व हो सकती है। ओके, तो आप इस चीज़ को सोच कर तो ऐसा टारगेट करो ही नहीं कि मुझे गलत कंपनी में नहीं जाना है, स्मॉल स्टार्टअप में नहीं जाना है, उसमें लाइफ झंड हो जाएगी। हाँ भाई, मान लिया कि मेंटल पैसा आपको देते हैं स्मॉल स्टार्टअप, ठीक है ना, लेकिन फिर भी मैं आपको बोलूँगा एक बार स्टार्ट करो, क्योंकि जितनी एक्सपीरियंस के लिए जॉब निकल रही है उतनी फ्रेशर्स के लिए जॉब नहीं आ रही है। रियलिटी यही है मार्केट की। स्टार्टिंग में जब हम भी अप्लाई करते थे, जब हम फ्रेशर्स थे,
कोई रिस्पॉन्स नहीं आता था। आज हमारे ऊपर के एचआर के कॉल आ जाते हैं। मतलब कहने का मतलब यही है कि यदि हम 100 जगह अप्लाई करें तो 25 जगह से रिप्लाई आ जाते हैं। और जब हम फ्रेशर थे तो 100 जगह अप्लाई करें, क्या पता एक ही जगह से रिप्लाई ना आए। रियलिटी यही है। सबको एक्सपीरियंस यूजर चाहिए, सबको एक्सपीरियंस चाहिए। तो मैं यही बोलूँगा, किसी न किसी कंपनी में आपकी एंट्री लेना इंपॉर्टेंट है। गाइस, इसको बहुत अच्छे से लीजिए कि किसी न किसी कंपनी में एंट्री लेना ही है आपको। चीज़ें सीख सकते हो आप साथ में। मतलब एक स्मॉल स्टार्टअप में भी वर्क करते हो तो आप अपनी चीज़ें सीख रहे हो ना। आप मिस रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो ना, क्योंकि स्मॉल स्टार्टअप भी प्रोजेक्ट बनाते हैं ना, जो उसका स्ट्रक्चर वेल डिफाइन नहीं होता, लेकिन चीज़ें तो वेल डिफाइन होती है। फंक्शनलिटी तो आप बना रहे हो ना। चीज़ें को वेल डिफाइन, स्ट्रक्चर को, आर्किटेक्चर को वेल डिफाइन करने में आपको कितना टाइम लगेगा किसी दूसरी कंपनी में जाने पर। आप जैसे ही स्विच करोगे, आपका यदि आपका बेसिक स्ट्रांग है वो आपका कभी प्रोजेक्ट में, कभी जब भी आपका इंटरव्यू होता है ना, जब भी कंपनी स्विच करते हो, आर्किटेक्चर नहीं पूछा जाता है। आपसे यही पूछा जाता है कि हाँ एपीआई कैसे आप स्केलेबिलिटी बढ़ाओगे, आप हॉरिजॉन्टल वर्टिकल स्केलिंग कब करोगे, मीन्स कौन सी स्केलिंग कब बेस्ट होती है। मतलब जो कि आप स्मॉल स्टार्टअप में भी कर रहे होते हो। स्मॉल स्टार्टअप में आपके पास कमांड ज़्यादा होती है गाइस, आपको सीखने को बहुत मिल सकता है यदि आप पर्टिकुलर कंसिस्टेंसी के साथ सीखे तो। ओके, क्योंकि आप इसमें पर्टिकुलर एक प्रोजेक्ट पर खुद से ही पूरा वर्क करते होते हो। नॉर्मल स्टार्टअप में भी करते हो, ऐसा नहीं करते हो, लेकिन हाँ फिर भी आप यदि अपने आप को फोकस करो तो आप ईजिली कवर कर सकते हो। तो मैं नहीं बोलूँगा कि लाला कंपनी में जाना बेकार है। स्टार्टिंग के यदि आप स्विच नहीं कर पाते हो, आप चीज़ें सही नहीं कर रहे हो, तो आपके लिए थोड़ा बेकार हो सकता है। लेकिन मैं यही बोलूँगा, स्टार्टिंग में यदि आप बिना जॉब से अच्छा है कि आप किसी कंपनी में काम करो। रियलिटी बता रहा हूँ, थोड़ा भी एक्सपीरियंस होगा जॉब स्विच कर सकते हो आप। मल्टीपल लोग हैं एक्सपीरियंस यूजर्स को हायर करते हैं। और एक चीज़ और बता दूंगा, बिना पीएफ वाली कंपनी में मत जाना। यदि लाला कंपनी में भी जा रहे हो तो पीएफ वाली कंपनी में जाओ। ओके, उनसे बोलो मुझे पीएफ चाहिए। ओके, ठीक है। आप यदि आपको पीएफ की इन्फॉर्मेशन नहीं है कि पीएफ क्या होता है क्या नहीं होता है, तो मुझे मैं कमेंट कर देना पीएफ, तो मैं पीएफ की डिटेल भी भेजता हूँ, पीएफ क्या होता है, कंपनी को किस टाइप से टारगेट करना है। बस ये लाला कंपनी ना जाने के लिए पता है किसको बोलते हैं? एक्सपीरियंस यूजर को बोलते हैं। यदि आप एक अच्छे स्टार्टअप में वर्क करके आओ तो किसी लाला कंपनी में मत जाओ, नहीं तो आपकी कोड भी जाएगा, स्ट्रक्चर भी जाएगा, आपके आर्किटेक्चर की भी हो जाती है। समझ रहे हो ना? तो उनके लिए होता है, वो सजेशन देते हैं कि एक अच्छी कंपनी का, लाला कंपनी में मत जाना। ओके, फ्रेशर्स के लिए मैं नहीं बोलूँ, फ्रेशर्स आप जाओ। मैंने बहुत सारे मेरे दोस्त देखे जो स्टार्ट किए थे 15-15 हज़ार से, और आज इनकी जॉब पहुंच गई है समथिंग 10 LPA 12 LPA, ठीक है ना, विद इन 2 ईयर। ओके, और कुछ लोगों ने तो इससे भी ज़्यादा ऊपर के पैकेज ले लिया है। ओके, स्टार्टअप बहुत ग्रो देते हैं, यदि आप मानो चाहे ना मानो। तो मैं बोलूँगा थोड़ा इसमें आप एंट्री कर लीजिए, जो आपके लिए बेनिफिट देगा। अब दो, जैसे मैंने आपको बता ही दिया है, फ्रंट एंड में यदि आप फॉलो करते हो तो फ्रंट एंड में इस टाइप से फॉलो करो कि उसे मास्टर करने की कोशिश करो। फ्रंट एंड के आपको आर्किटेक्चर आए, और फ्रंट एंड में जावास्क्रिप्ट आए, रिएक्ट जेएस है, मल्टीपल फ्रेमवर्क पर आप स्विच कर सको। इस हिसाब से आपके बेसिक अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप सीख लो अभी, लेकिन मैं ये बोलूँगा कि एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आपके बेसिक इतने स्ट्रॉन्ग होने चाहिए कि आप किसी पर भी जाओ तो आप इजीली उसको हैंडल कर सको, इजीली उसको अडेप्ट कर सको उस टेक को। ठीक है, तो जे मैंने आपको इतना बता दिया है। ओके, ओके, और साथ में ही इसको ओपन कर लेते हैं यहाँ पे। ओके, जो हमारे हैं, अब यहाँ पर हमने पाइथन, जावा, मैन, ओके, इनकी लिस्ट शेयर कर ली है, देख लिया है। नॉन टेक की जॉब मैं इसमें कवर कर दूंगा, आगे से देखूंगा कि नॉन टेक की भी जॉब कवर करता रहूँ। रिक्वायर्ड स्किल मैंने आपको बता दिया कितनी रिक्वायर्ड आपको स्किल चाहिए ही है। ओके, यदि आप जावा में हो, स्प्रिंग बूट में, तो आपको कितना आना चाहिए, आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैंने आपको बताया कौन कौन सी लेयर आपको आनी ही चाहिए। और जो AWS गिटहब और जो है, जो आपको कंपनी में इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में थोड़ा बहुत पूछेगा लेकिन ज़्यादा नहीं पूछते, क्योंकि यदि आप जा रहे हो किसी, जैसे मैंने बोला ना, स्मॉल स्टार्टअप से बिग स्टार्टअप में जाओगे या नॉर्मल स्टार्टअप में जाओ, वहाँ आपको इनकी नीड पड़ जाती है। और यदि आप चाहते हो इनका एक वीडियो में दे दूँ, एक वीडियो में कवर कर दूँ कि हाँ कितना यूज होता है, ज़्यादा यूज नहीं होता है, तो मैं वो भी कवर कर दूँगा। और मैंने यहाँ पर बता ही दिया है कि आप बैकएंड से जाते हो तो जावा स्क्रिप्ट या पाइथन किस टाइप से चीज़ चेंज होने वाली, क्या क्या रहने वाला है। ओके, और फ्रंट एंड का मैं बता ही दिया हूँ कि आप यदि कैसा क्या करना है, कैसे क्या नहीं करना है। ठीक है ना, फ्रंट एंड में मल्टीपल चीज़ होती है। जैसे हमारे कुछ दोस्त है वो रिएक्ट में थे, फिर
उनको पिक्सी, अब वो 2D गेम्स बना रहे तो पिक्सी, कुछ यूनिटी पे गए जो 3D गेम्स बना रहे हैं। ओके, तो वो चलते रहते हैं। तो आपके पास होना चाहिए, आप मीन्स आप टेक स्टैक को अडेप्ट कर सको, इतनी आपके पास स्किल होनी चाहिए। यदि आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो आप कुछ भी कर सकते हो। ओके, रिक्वायर्ड स्किल हम बता ही चुके हैं। पर्सनल टिप्स मैं आपको यही दूंगा, प्रोफिशिएंसी, और आप यदि किसी चीज़ में मास्टर होना चाहते हो तो एक चीज़ पर फोकस ज़्यादा करो। बैक एंड पे चाहते हो तो बैक एंड करो, फ्रंट एंड पे चाहते हो तो फ्रंट एंड करो। ओके, धीरे धीरे आप सब सीख जाओगे। यदि आप जाते हो, कंपनी नीड के हिसाब से सब सिखा देती है कंपनी। बस आपकी फर्स्ट चीज़ होनी चाहिए कि हम कंपनी में सिलेक्शन ले लें, और सिलेक्शन लेने के लिए आपको उस चीज़ में बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए कि सामने वाला यदि इंटरव्यू ले ना तो उसको लगे कि हाँ, इसके पास इसका एक अच्छी इन्फॉर्मेशन है। ओके, ठीक है ना। तो बस वो आपको इंटरव्यू से रिजेक्ट ना कर पाए, क्योंकि बेसिक ही पूछा जाता है। ओके, आप कोडिंग में भी जाओगे, कोडिंग बहुत सारे लोगों को, दो कोडिंग मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ। बहुत सारे लोगों को लगता है ओवरहेड कि कोडिंग क्या है। देखो गाइस, मैं सच्ची बताऊँ ना, यदि आप कोडिंग आपकी नहीं है अच्छी तो आपको दिक्कत आएगी या नहीं आएगी मैं बता देता हूँ। इस पर भी डिस्कस कर ही लेते हैं, आज लंबा वीडियो हो गया तो हो जाने दो। हेल्पफुल आपके लिए ज़्यादा रहेगा चीज़ें। देखो गाइस, यदि आप कोडिंग को कोई लैंग्वेज समझ के कर रहे हो तो बहुत बेकार चीज़ है। जैसे आपने देखा है ना, मैं यहाँ पर लेता जाता हूँ, रुको, जॉब। ओके, अब देखना मैं कुछ चीज़ें ले रहा हूँ। ओके, थोड़ा जी आपको यूजफुल रहेगा। जी वाली चीज़ आई थिंक आप समझ जाओ तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट दे देगी। ओके, यहाँ पर लिख दिया मैंने गवर्नमेंट जॉब। ओके, यहाँ पर लिख दिया मैंने टैग जॉब। अब दो जॉब दो टाइप की होती है, एक गवर्नमेंट जॉब होती है, एक टैग जॉब होती है। ठीक है, अब गवर्नमेंट जॉब के लिए आपको क्या सीखना होता है? एप्टी, जो कि आपके माइंड को अच्छा बनाता है। एप्टी, जैसे आपने एसएससी देखा होगा, बहुत सारी चीज़ें, इससे आपके क्या होते हैं, थिंकिंग लेवल बढ़ती है। ऐसे यहाँ पर क्या सीखना होता है आपको टैग जॉब में? अब टैग जॉब में आपको एप्टी करवाएगी नहीं, वो डीए से करवाते हैं। डीए से आपकी थिंकिंग बढ़ाते हैं, लॉजिक बढ़ाते हैं, लॉजिक कैपेबिलिटी बढ़ाते हैं। एक डीए से जिसको आता हुआ उसके लॉजिक देखना और एक सिंपल वाले को देखना अलग ही दिख जाएगा। ठीक है ना। लॉजिक आपके, यदि लॉजिक, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, रुकना, दिख रहा है? मतलब यहाँ पर एप्टी होता है जो कि आपकी थिंकिंग कैपेबिलिटी को बढ़ाता है कि आप कितनी जल्दी सोच पा रहे हो, किसी चीज़ के प्रॉब्लम का डिसीजन किस टाइप से ले पा रहे हो, आपकी डिसीजन कैपेबिलिटी क्या है। ओके, आप किस टाइप से उसके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ला रहे हो, ठीक है ना, और कितनी जल्दी ला रहे हो। ओके, वही डीएसए करते हैं यहाँ पर। रोल दोनों के सेम है। ओके, यदि आप डीएसए में भी देखोगे ना, आप कोड सेफ कोड फोर्स इस पर क्वेश्चन करने जाते होगे तो आपको पता चलता होगा कि आप रियल लाइफ प्रॉब्लम ही सॉल्व कर रहे होते हो। ठीक है ना। तो इस टाइप से एक टाइप से आपकी थिंकिंग चीज़ बढ़ाता है। डीएसए एक गलत चीज़ नहीं है, डीएसए बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे मैंने यहाँ पर बताया बुल एम क्यू, वो एक क्यू होता है। यदि आपको क्यू ही नहीं पता है क्यू किस टाइप से वर्क करती है तो आप बुल एम क्यू नहीं समझ पाओगे कि बुल एम क्यू में किस टाइप से हम मैसेज कर रहे हो, किस टाइप से वो पर्टिकुलर जो हाँ वर्कर है उसको शेड्यूल करते हैं, किस टाइप से वो सारी चीज़ें वन बाय वन, तो आपके गाइस नहीं हो पाते हैं। उस चीज़ में आपको थोड़ी दिक्कत देखने को मिल जाती है। ओके, तो मैं यही बोलूँगा, डीएसए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। डीएसए आपके लॉजिक को बढ़ाता है, डीएसए आपकी थिंकिंग की कैपेसिटी को बढ़ाता है। डीएसए को एक ओवरहेड मत लो, ठीक है ना। डीएसए को इसी टाइप से सोचो कि भाई आपकी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को ला रहा है, ठीक है ना। डीएसए किसी लैंग्वेज पर डिपेंड नहीं करता है, सी++ से अलग हो, नहीं, डीएसए लॉजिक होता है। बाइनरी से उसमें भी वैसे ही उसका लॉजिक होता है, एल्गोरिथम्स होते हैं वो, ठीक है। किसी चीज़ को ट्रेन करने के लिए एल्गोरिथम चाहिए होते हैं, आपके माइंड को ट्रेन करने के लिए एल्गोरिथम चाहिए कि आप किस टाइप से उसको सोच पाओ टैक में। ओके, क्या एल्गोरिथम आप फॉलो कर रहे हो। ओके, तो मैं बोलूँगा डीएसए इंपॉर्टेंट है। यदि कोई बोलता है डीएसए इंपॉर्टेंट नहीं है, एआई ने डीएसए को हटा दिया, नहीं भाई, आपके लॉजिक वही डिफाइन करते हैं, आपको मास्टर वही बनाता है कि किसी टेक स्टैक को
मतलब बैकएंड का मतलब ये नहीं है बैकएंड फ्रंट एंड का मतलब कि आपको बैकएंड में उसका पूरा टेक स्टैक आता है तो आपको आता है, नहीं, आपको किस टाइप से वर्क करता है वो आना चाहिए। क्या वह सिंगल थ्रेड मल्टीपल थ्रेड्स किस टाइप से हो रहा है, किस टाइप से वर्क करता है। ओके, आपका मोंगो डीबी में यदि आपने छोटा सा भी इवेंट होता है ना, यदि आपने मन पड़ा है, यदि आपको पता है, तो एक छोटा सा इवेंट फाइंड वन होता है, तो फाइंड वन किस टाइप से डेटा ला रहा है, फाइंड करने से किस टाइप से आपका पूरी डेटा लिस्ट आती है, ठीक है ना। किस टाइप से मोंगो डीबी अपने अंदर वर्क करता है, या पोस्ट में फाइंड बाई पीके होता है या फाइंड ऑल होता है, वो किस टाइप से वर्क करता है, ठीक है ना। यदि आपको ये बेसिक ही नहीं आएगा ना तो आप चीज़ को समझ ही नहीं पाओगे अच्छे से, और समझ ही नहीं पाओगे तो उस चीज़ को यूज ही नहीं कर पाओगे। जो चीज़ जितने अच्छे से समझोगे उस उतने अच्छे से उसको यूज कर सकते हो, ठीक है ना। तो मैं यही बोलूँगा, डीएसए इंपॉर्टेंट है। यदि कोई बोलता है आपसे कि डीएसए इंपॉर्टेंट नहीं है, जो उसका यूज थोड़ा कम होगा, ओके, कहीं ज़्यादा होगा कहीं कम होगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपके लॉजिक को बिल्ड करता है, आपके कोड को लिखना बताता है। जब आप क्या कहते हैं एपीआई की रिस्पॉन्स टाइम कम करोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि जो बहुत सारी रिडंडेंट चीज़ है ना आप उनको हटा रहे हो, उनको एक चीज़ में मेंटेन करते हो। तो आपके लॉजिक है ना वो डीएसए पे डिपेंड करेगा कि किस टाइप से आपको कहाँ से कौन सी चीज़ ले लेनी चाहिए, जिससे आपकी ये वाली चीज़ रिस्पॉन्स टाइम कम होगा। कितनी की भेजनी चाहिए, ओके, किस टाइप से की को मैनेज करना चाहिए, सब कुछ। ओके, तो वो सब कुछ आपको पता चलता है कि भाई एपीआई का रिस्पॉन्स टाइम कैसे कैसे बढ़ सकता है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे बढ़ती है। जब आपको डीएसए नहीं आएगा तो आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकाल लोगे, कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्यों बढ़ रही है, कैसे बढ़ रही है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कब कब बढ़ती है, ठीक है ना। कि हमने फोर लूप के अंदर 30 लिख दिया, कांस्टेंट है तो वो कांस्टेंट टाइम में चला गया, और यदि वहाँ एन लिखे तो बिग ऑफ एन में चला गया। मीन्स वो चीज़ें क्लियर रहती है कि हमें किस टाइप से हैंडल करनी है। यदि हमारा वेल डिफाइन पहले से कोई साइज है तो हम वेल डिफाइन साइज का यूज करेंगे जिससे वो कांस्टेंट में चाहे, ना कि हम उसको कोई अलग से कांस्टेंट बना के करेंगे, ठीक है ना। तो डीएसए इंपॉर्टेंट है। तो गाइज ये सब चीज़ें हो गई। मैं इसमें आपको बताऊंगा डाटा स्ट्रक्चर की जॉब भी बहुत सारी जॉब्स निकली है इंदौर में, तो वो सारे डिस्कस कर लेते हैं। काफ़ी लंबा वीडियो हो चुका है, सॉरी गाइज। लेकिन चीज़ें मुझे क्लियर करनी थी आपको, बहुत सारी चीज़ें, और अभी भी क्लियर नहीं हुई हो तो मुझे पिन कर दीजिएगा तो मैं आपको बताऊँगा। और इसके लिए सॉरी गाइज, मैं ये वीडियो कल बनाना चाहता था, आज थोड़ी टाइम इशू की वजह से मैं नहीं बना पाया। जी 20 से 22 तक वॉक एंड ड्राइव है एसएमटी लैब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में। इसमें 2 पोजीशन निकली है, एक क्यूए जो कि पर्टिकुलर बहुत सारे लोग बोल रहे थे नॉन टेक के लिए नहीं है, तो नॉन टेक के लिए, और एक यूआई यूएक्स इंटर्न है, तो आप अप्लाई कर सकते हो यदि आपका इंटरेस्ट हो। टाइमिंग का थोड़ा ध्यान रखिएगा, ओके। 12 PM से 4 PM तक है, तो वॉकिंग ड्राइव का टाइमिंग है और एड्रेस है, और ध्यान रखिएगा ये वॉकिंग ड्राइव है, ओके, ठीक है। यहाँ पर लिखा है वॉकिंग डेट, नहीं तो आप कुछ ही, सारी कंपनी वॉकिंग टाइप नहीं है, जिससे आगे वाली कुछ नहीं है, नहीं तो आप उनको वॉकिंग टाइप समझ लो, ओके। और जो थ्रू आउट टेक्नोलॉजी से इसमें भी रोल है। इसमें दो बीडीए जो कि नॉन टेक जॉब है, जो कि बीडीए वालों के लिए होगी। सॉफ्टवेयर डेवलपर जो फ्रेशर्स के लिए, तो यदि आप सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए करना चाहते हो तो इसमें कर सकते हो। एक कॉल सपोर्ट है जो भी नॉन टेक के लिए, यदि आप नॉन टेक जॉब देख रहे हो तो नॉन टेक वालों के लिए भी जॉब है, ओके। आपको क्या करना है, सबसे पहले HR@, थ्रू आउट टेक्नोलॉजीज.com पर मेल कर देना है। लोकेशन मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया, आप सीधे लोकेशन पे भी जा सकते हो, ओके। आपको सब कर लेना है, मेल भी कर देना है साथ में। यदि आपका रिस्पॉन्स नहीं आता है तो एक बार कंपनी विजिट करके जरूर आओ यदि आप इंदौर के हो, ठीक है। तो इसका भी यूज कर सकते हो, और ये सारी डिटेल मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में ही मेंशन कर दिया, वहाँ से भी जाके कर सकते हो, ओके। दूसरी कंपनी है, इसमें बैकएंड डेवलपर है जावा से, ठीक है ना, जावा बैकएंड डेवलपर है। यहाँ पर लिखा है एसक्यूएल पोस्टग्रेस एसक्यूएल, मतलब यहाँ पर मतलब एसक्यूएल और पोस्टग्रेस लगभग सेम है। पोस्टग्रेस में आप एसक्यूएल ही यूज करते होते हो, ठीक है ना। अब बस फॉर्मेट अलग हो सकता है, सिक्वलाइज फॉर्मेट, मतलब ओडीएम यूज करते होगे, क्या यूज करते होगे, तो वो अलग रहेगा, ओके। मतलब फॉर्मेट सेम होता है तो इसका ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपको। एपीआई गिट, मैंने कहा था गिट, समथिंग 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 सेम होता है। आर अलग है, मतलब उन्होंने लिख दिया है मल्टीपल चीज़ें, मतलब बैकएंड वो जावा में देख रहे हैं, ओके, तो आप वो चीज़ यूज कर सकते हो, ओके। इनका ये फॉर्म भी है, ओके, जी जैक डेटा का है, ओके, जी दूसरी कंपनी का है, ओके। मतलब ये लिंक मैंने मेंशन कर रखी है तो आप सारी देख सकते हो, ओके। तो इनको आप सीधा अप्लाई कर सकते हो। निधि P इस कंपनी का domain.com, ओके। तो ये पर्टिकुलर कंपनी का एड्रेस, आप इस कंपनी के एड्रेस पे जा सकते हो, ओके। आंगना सॉफ्टवेयर ने भी हायरिंग निकाली .NET डेवलपर, ओके, .NET। अब मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, आप जावा वाले हो ना, तो जावा से क्या क्या हो जाता है, जावा से बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। यदि आप जावा वाले हो, जावा का इसको बहुत ज़्यादा है। चलो ये चीज़ थोड़ी मैं थोड़ा और टाइम लूँगा, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा।
ओके, जैसे यदि आपको जावा आती है, ओके, आपको जावा आती है, ओके, अब जावा से आप क्या क्या कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो गाइस। जावा बहुत बहुत सारी चीज़ें दे देती है आपको। जावा से आप बहुत सारे डोमेन में जा सकते हो। यदि आपको जावा आती है, ठीक है ना, सबसे पहले आप बैकएंड के लिए स्प्रिंग बूट सीख सकते हो। यदि वो भी नहीं सीखना है, डॉट नेट सीख सकते हो, डॉट नेट प्लस सी शार्प, ओके, सी शार्प, ओके, डॉट नेट और सी शार्प सीख सकते हो। यदि ये भी नहीं सीखनी है, फ्रंट एंड में जाना है, तो फ्रंट एंड में भी एंड्रॉयड सीख सकते हो। एंड्रॉयड भी नहीं सीखनी है, कोई ना गाइस, और भी है, फ्लटर सीख सकते हो। फ्लटर में डर्ट यूज होती है, डर्ट डर्ट जो जावा की सिमिलर ही होती है, ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता, डर्ट यूज होती है। एंड्रॉयड में प्रॉपर जावा यूज होती है, ओके। डॉट नेट में सी शार्प यूज होती है, जो कि जावा के बिल्कुल सिमिलर दिखती है। मतलब आपको जावा आती है तो सी शार्प में आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो मल्टीपल चीज़ आपको, मतलब यदि आपके जावा की स्ट्रॉन्ग बेसिक है, तो आप इनमें से किसी भी चीज़ पर शिफ्ट कर सकते हो अपने नॉलेज को, ओके। आप किसी भी टेक स्टैक पे वर्क कर लोगे इजीली, ओके। तो जावा वालों आपको बहुत बेनिफिट है। तो जावा, मतलब जावा का स्कोप जाने वाला नहीं है। जावा अभी भी मल्टीपल इंडस्ट्री में यूज होती है और आगे भी होती रहेगी। बस थोड़ी स्टार्टअप्स में थोड़ी कम यूज होती है, लेकिन एमएनसीज में बहुत ज़्यादा यूज होती है, ओके। अब साथ में जैसे मैंने आपको बताई दिया, इसमें डाटा इंजीनियर की जॉब है, तो डाटा इंजीनियर वाले भी बहुत थे। डाटा इंजीनियर डॉट नेट वाले भी थे। तो आप इनको पूजा श्रीवास @arnasop.com, मतलब इनके इस पर कर सकते हो। दोनों मेल दिए मैंने, 2 मेल थे, दोनों मेल मैंने मेंशन किया। आप दोनों मेल पर करना, एक मेल पर मत रहना, दोनों मेल पर करना। कंपनी की साइट जो विजिट कीजिए। और इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स में कंपनी है, इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स में मल्टीपल कंपनी है, जो जाइए, बेस्ट पियर है, टेक पियर है, एमोरफिस है, ब्लू कर्सर है, बहुत सारी कंपनी है। सब में एक बार यदि जा रहे हो इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स, तो यार सब कंपनी में थोड़ा विजिट करके आओ। मैंने बताया था, पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि भाई कौन कौन से आईटी पार्क में जाना बेस्ट है, और उन आईटी पार्क में इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स का भी नाम आता है कि जाना अच्छा है। और यदि आपको वो वाला वीडियो नहीं देखा है कौन कौन से आईटी पार्क में जाना चाहिए, तो वो भी देख लीजिएगा, ओके। उसकी मैं लिंक मेंशन कर दूंगा इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हो उसको भी, ओके। जैक डेटा कंपनी, उसने भी हायरिंग निकाली, और डेवऑप्स इंजीनियर है, मर्नस्टेक, मतलब बहुत सारी हायरिंग निकली है, ओके। और ये जैक डेटा का फॉर्म भी आप इसको फिल कर सकते हो, ओके। मल्टीपल बैच के लिए, ओके। यहाँ पर 25 तक इनने जो दिया है, लेकिन 26 भी बैच एलिजिबल रहेगा, क्योंकि इनने बोला है जीरो से एक्सपीरियंस, इनने बोला है फ्रेशर्स के लिए, ओके। एक बार अप्लाई करके देख लेना, मैक्सिमम आपके लिए रहेगा जितना मुझे है। उन्हें मेंशन नहीं किया, लेकिन वो देगी जॉब, ओके। क्योंकि उनको यदि आप बोल रहे हो कि हाँ हम तुरंत मी से ज्वाइन कर सकते हैं, हमारा कॉलेज कंप्लीट हो चुका है, तो आपको पोजीशन जरूर देंगे, ओके। लेकिन जैक डेटा के साथ एक प्रॉब्लम है थोड़ा इसका, ये मैंने बताया था स्मॉल लेवल है थोड़ा, ओके। थोड़े इसके रिव्यू थोड़े अलग देखने को मिले, थोड़ा उस हिसाब से ही जाइएगा, ओके। मल्टीपल चीज़ों की डेटा साइंस की हायरिंग है। आप बोलते हो डेटा साइंस वाले, उसको नोट डाउन कर सकते हो। जेट डेटा साइंस के लिए हायर करती है, बेस्ट पेयर डेटा साइंस के लिए हायर करती है, ठीक है ना। ऊपर वाली कंपनी थी जो डेटा साइंस के लिए हायर करती थी, अर्नासॉफ्ट, ओके। तो ये कंपनी डेटा साइंस के लिए हायर करती है, ओके। तो इसको भी कर सकते हो। क्लैरिगो जे तो भाई मिस बहुत छोटे स्टार्टअप हैं, फिर भी इसमें हायरिंग आप कर सकते हो, अपना करियर बना सकते हो। इससे नॉन टेक की हायरिंग निकली है, यदि आप BBA या MBA किया है तो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हो, ओके। इसका फॉर्म ये रहा, ओके। बिजनेस लेवल पर आप इस फॉर्म को भर सकते हो। इस फॉर्म की लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दी है, ओके। एक जी लास्ट कंपनी इसमें सॉफ्टवेयर इंटर्न है और डाटा एनोटेशन इंटर्न है। इसके लिए रिक्वायर्ड है जावा एंड नोड, मतलब जावा एंड नोड में से आप कुछ भी आता है तो आप इसके लिए अप्लाई करो, ओके। और एक अच्छी हायरिंग रहने वाली है, इसकी भी मैंने फॉर्म मेंशन कर दिया है। इंटर्नशिप प्रोवाइड करेगी, उसका फुल टाइम प्रोवाइड करेंगे, तो आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो। और अपने रिव्यू जरूर दीजिए यदि इन कंपनी में जाते हो कि कंपनी कैसी है, जिसके बेस पर मुझे इन फ्यूचर के लिए इनको कैसे क्या टारगेट करना है तो वो बता दूँगा। अप्लाई लिंक और हर चीज़ मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया, वहाँ से जाकर देख सकते हो। और सबसे अच्छा सजेशन, आप अपनी सिटी का नाम मेंशन जरूर कीजिए, आप आपके डाउट जो मेंशन कीजिए, जिससे हम आपके डाउट को क्लियर कर सकें। और व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक मैंने मेंशन कर दी है, मतलब 2027 ऑल जॉब्स का और 2026 सब मेंशन है। आप किसी भी बैच के हो तो उसमें ज्वाइन कीजिए,
और जो भी डाउट हो पूछिए, मैं हूँ डाउट के लिए, ठीक है ना, आपके डाउट को क्लियर करूँगा, सब कुछ करूँगा। ओके, और थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया, उसके लिए थोड़ा एडजस्ट करना, मैं डाउट क्लियर करना चाहता था ज़्यादा था। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर।